नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे हैदराबाद निकाय चुनाव की, जहां पर इस समय कांटे की टक्कर चल रही है। 150 सीटों के शुरुआती रुझान में सबसे आगे चल रही बीजेपी अब पिछड़ने लगी है। एक वक्त बीजेपी करीब 80 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी और टीआरएस 35 सीट पर सिमटती नजर आ रही थी, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर खेल पलट गया। अब टीआरएस एक बार फिर से नंबर 1 पार्टी बनती नजर आ रही है, जबकि बीजेपी और एआईएमआईएम में दूसरे नंबर के लिए कांटे की लड़ाई चल रही है। हालांकि पिछले चुनाव में बीजेपी सिर्फ 4 सीटें जीती थी, 4। इस बार 40 के पार सीटों पर उसने बढ़त बनाई हुई है। देखिए कितनी लंबी छलांग लगाई है। बीजेपी ने ओवैसी के गढ़ में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाबी हासिल की है और यह 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाली खबर है। राष्ट्र की बात में आज का सवाल, ओवैसी के गढ़ में बीजेपी की असली एंट्री हो गई। और दूसरा, क्या अब दक्षिण भारत में भी चलेगा मोदी का जादू? आज न्यूज 24 पर इसी पर होगी बहस। आपकी स्क्रीन पर आंकड़े भी दिखाते रहेंगे हैदराबाद निकाय चुनाव के, जहां टीआरएस सबसे आगे चल रही है। बीजेपी और एआईएमआईएम, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उसमें दूसरे नंबर के लिए कांटे की टक्कर है। वो आंकड़े भी आपकी टीवी स्क्रीन पर यहां नीचे आते रहेंगे और बहस होगी। इस बहस में मेरे साथ गुरु प्रकाश बीजेपी से जुड़ गए हैं, तहसीन पूनावाला हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं, आप जानते ही हैं। तस्लीम रहमानी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं एसडीपीआई। प्रोफेसर विशाल मिश्रा जुड़ेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और संघ विचारक माने जाते हैं। और अभय कुमार दुबे जुड़ेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और साथ ही चुनावों पर पैनी नजर रखते हैं। चुनावी विश्लेषण में उनको महारत हासिल है। आप सभी का स्वागत। तहसीन, मैं आपसे शुरू करूंगा। तहसीन, लगातार आप और बीजेपी के सारे विरोधी कहते थे दक्षिण भारत में बीजेपी की हवा नहीं, दाल नहीं गलेगी, लगातार कहते थे। अब यह हैदराबाद के चुनाव से क्या संकेत मिल रहा है तहसीन? 10 गुना से ज्यादा सीटें बढ़ रही हैं बीजेपी की हैदराबाद में। जी, नो डाउट कि बीजेपी ने बढ़त हासिल की है हैदराबाद में और वो सारा वोट जो कांग्रेस का था, जो कांग्रेस का वोट था, वो बीजेपी को ट्रांसफर हो चुका है। वो एब्सोल्यूट वोट अगर आप देखोगे तो टीआरएस के परफॉर्मेंस में और एमआईएम के परफॉर्मेंस में ज्यादा कमी नहीं आई है। इनफैक्ट एमआईएम ने अपना सीट मेंटेन किया है, तो बीजेपी ने कांग्रेस का वोट ले लिया है। हैदराबाद में एक वोट था जो एक नेशनल पार्टी के लिए वोट है, जो कांग्रेस को जाता था। कांग्रेस इस वक्त मजबूत नहीं है और वो वोट बीजेपी को गया है और कांग्रेस को इस पर सोच विचार करना चाहिए। कमाल है। आज तहसीन, मैंने बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा, आमतौर पर लंबा चौड़ा जवाब देते हैं, आज बस इतना कहकर खत्म हो गए तहसीन। बोले कांग्रेस का वोट था, वो बीजेपी को चला गया, इसलिए कांग्रेस को इस पर विचार करना पड़ेगा। मेरा सवाल बड़ा था तहसीन, बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, बात यह है दक्षिण भारत में लगातार, चलिए तेलंगाना ही ले लीजिए और हैदराबाद ही ले लीजिए, जिस तरह से 10 गुना से ज्यादा हैदराबाद में सीटें बढ़ रही हैं निकाय चुनाव में बीजेपी की। तेलंगाना याद कर लीजिए, 4 लोकसभा सीटें, हाल का उपचुनाव याद कर लीजिए, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और बीजेपी तो कह रही है तेलंगाना में इस बार सरकार बनाएंगे। तहसीन, दक्षिण भारत में भी ऐसा लग रहा है अब बीजेपी असली प्लेयर बन गई है, सबसे बड़ी प्लेयर बन गई है, सबसे बड़ी प्लेयर। हाँ, ये तो दिख रहा है, लेकिन बीजेपी के पास ऑफर करने के लिए क्या है? मसलन मैं आपके चैनल पे सीधी बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी की प्रवक्ता है, जितने भी बीजेपी के नेता आए थे वहां पर कैंपेन करने को, सबने हिंदी में बात करी। बीजेपी का स्टैंड है कि हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, तो अमित शाह जी ने क्लैरिफाई किया। तो क्या इस चीज को वो मानते? बीफ बैन होगा तेलंगाना में। तीसरी चीज और महत्वपूर्ण चीज, जो तेजस्वी सूर्य ने कहा कि हैदराबाद पे सर्जिकल स्ट्राइक होगा, इस पे वो कायम है। तो बीजेपी के पास सिवाय नफरत के कुछ है नहीं। वहां पर किसान का आंदोलन चल रहा है, 3 घुसपैठा गृह मंत्री वहां पे एक सिविक बॉडी के पोस्ट पे कैंपेनिंग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद, क्योंकि मेरी सहानुभूति, क्योंकि मेरी सिंपैथी कांग्रेस की तरफ है, मेरा ये सवाल है कि कांग्रेस को उठकर लड़ना चाहिए। मैं एक बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ। कांग्रेस को भी अपने अंदर देखना चाहिए कि कांग्रेस क्या करना चाहती है। मैंने ट्वीट भी किया सुबह, मैं जयराम रमेश की बुक पढ़ रहा था। जयराम रमेश को सोनिया जी ने जिम्मेदारी दी थी कि हैदराबाद और तेलंगाना को, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को सेपरेट करे, और उसने अपनी किताब में जयराम रमेश लिखते हैं कि मैंने दोनों सूबों को, दोनों प्रदेशों को नाराज किया। अब आप राजनीति में आपको दोनों को खुश करना चाहिए, आप दोनों को नाराज करते हो। गुरु तो कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि वो क्या करना चाहिए। ठीक है, गुरु प्रकाश, क्या संदेश दे रहे हैं हैदराबाद के स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे, जहां आप जीतेंगे तो नहीं,
लेकिन आपका परफॉर्मेंस पिछली बार के मुकाबले 10 गुना से ज्यादा बढ़ रहा है। नहीं, देखिए, आप एक तो आप कह रहे हैं कि भाई दक्षिण भारत में हमारा हस्तक्षेप 10 साल पहले ही कर्नाटक में एक फुल फ्लेज्ड मेजोरिटी हम लोग बना चुके हैं, तो दक्षिण भारत में हस्तक्षेप तो हमारा बहुत पुराना है। हमारे कार्यकर्ता, हमारा संगठन, हमारी वहां शक्ति जो है वो स्थापित हो चुकी है। नहीं, मैंने अब तो पहले तो हमारे विरोधी कह रहे थे कि भाई सुनिए ना, नहीं, मैंने कहा दक्षिण भारत में सही मायनों में आप पैर पसार रहे हैं। कर्नाटक में आपकी एंट्री बहुत पहले हो गई थी, लेकिन इन जगहों पर नहीं हुई थी जहां अब होने लगी है। नहीं, हाथ पैर दिल सब कुछ हमारा देश के चारों दिशाओं में फैलेगा मानक भाई, और ये स्थापित हो जाएगा। लेकिन जहां तक इन चुनावों की बात है, पहले तो हमारे विरोधी मित्र कह रहे थे कि भाई नगर निकाय का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है। देखिए, एक कक्षा 6 का भी राजनीति विज्ञान का छात्र होगा, वो आपको बता देगा कि संविधान में 73वां और 74वां संशोधन जो हुआ था, उससे यह स्थापित हो गया था कि देश में 3 टायर ऑफ गवर्नेंस है। सेंटर में, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत है और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। तो हर चुनावों को इतनी गंभीरता से जो संगठन लेता है, हम लोगों ने इस चुनावों को भी उसी गंभीरता से लिया था। पर क्यों आपसे पहले नहीं लिया था? इस बार ऐसा क्या हो गया गुरु प्रकाश के वहां अमित शाह खुद जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं दिल्ली से, योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, क्या वजह थी? प्रधानमंत्री भी उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। अरे देखिए, ऐसा है कि कोई भी चुनाव हो, हम लोगों के लिए हर चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अब आज से 4 साल पहले स्थितियां कुछ और थी। अब आज 2020 में हम लोग एक मजबूत संगठन के रूप में, कुशल नेतृत्व हमारे पास है, हम लोग निरंतर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो आतताई हो गई है वहां की तेलंगाना सरकार, मैं बताना चाहता हूं आपको, इतना बुरा बाढ़ आया, पूरा टेक सिटी बर्बाद होने के कगार पे था, और तेलंगाना के जो माननीय मुख्यमंत्री थे अपने फार्म हाउस से बाहर निकले ही नहीं। अब तक उनको अपने नए सचिवालय में जाने का अवसर ही नहीं मिला है। हैदराबाद की जनता ने, जीएचएमसी के वोटर्स ने हम लोगों को यह आशीर्वाद दिया है। हाँ, मतलब थोड़ी कम बेसी आंकड़े अभी आने बाकी हैं, मैं वेट कर रहा हूं, कंप्लीट नतीजे जो भी आ जाएंगे। हम लोग मेयर बना पाते हैं नहीं बताते हैं, भविष्य गर्भ में है, लेकिन हम लोग को आशीर्वाद प्राप्त हुआ हैदराबाद की जनता का। और उन्होंने यह स्थापित किया है कि वंशवाद, कुशासन, परिवारवाद, इन सब के खिलाफ एक ऐसे संगठन का साथ देना है जो वाकई विकास में विश्वास रखती है। हाँ, लेकिन राजनीतिक संदेश क्या है? तहसीन आप बोल दीजिए, चलिए पहले, उसके बाद अभय दुबे के पास जाऊंगा और प्रोफेसर विशाल मिश्रा के पास भी। तहसीन, राजनीतिक संदेश तो बड़ा क्लियर है ना, बीजेपी अछूत नहीं है। अब जिन राज्यों में आपको लगता था बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी, अब वहां रियल प्लेयर बन रही है, और हो सकता है अगले असेंबली इलेक्शन में कांटे की टक्कर भी हो जाए। एक नेशनलिस्ट स्पेस जो कांग्रेस की थी सारे मुल्क में, वो बीजेपी धीरे धीरे उसे कैप्चर कर रही, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कांग्रेस को इस पर सतर्क रहना चाहिए। कांग्रेस इतने साल इससे सर्वाइव करी, और इतने साल इसलिए देश पर वो हुकूमत कर पाए, वो गवर्नेंस कर पाए, क्योंकि कांग्रेस का एजेंडा ऑल इंक्लूसिव था। बीजेपी का एजेंडा ऑल डिविसिव है। मेरे प्रश्नों का उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं प्रवक्ता बीजेपी से, क्या हिंदी को इस देश की राष्ट्रभाषा बनाई जाएगी? पहली बात, क्या 20 बैन होगा तेलंगाना में अगर बीजेपी की हुकूमत आती? और तीसरा, क्या हैदराबाद पे सर्जिकल स्ट्राइक की बात जो तेजस्वी सूर्या ने किया, क्या आप उसका समर्थन करते हो? इनका स्पेसिफिक जवाब दीजिए, यहाँ वहां की बातें मत कीजिए। बोले गुरु प्रकाश। नहीं, ऐसा है मानक भाई, हिंदी में एक बड़ा सुंदर शब्द है वक्रपटुता। इसका अर्थ जानते हैं क्या होता है? रेटोरिक। और मेरे कांग्रेस के जो मित्र हैं या कांग्रेस से सो कॉल्ड सिंपैथी रखने वाले मित्र हैं, वो देखिए, या तो आप बोल लीजिए तहसीन भाई, बोलिए मैं आपके बीच में हस्तक्षेप कर नहीं रहा, स्पेसिफिक जवाब, मैं इसी बात की अपेक्षा रखता हूं। आपकी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप थोड़ी बताइएगा तहसीन भाई, आप तय करिएगा हमें क्या बोलना है, आप बताइएगा। ऐसा है, मैं बोल रहा हूँ, शांतिपूर्वक सुनिए भैया तहसीन जी, आप नहीं तय करिएगा हमें क्या बोलना है। सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं कांग्रेस इंक्लूसिव पार्टी है, कितने लोगों को आपने अध्यक्ष बनाया है एक परिवार के बाहर? क्या इंक्लूसिविज्म का परिचय दिया है आपने? कितने दलितों को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है? कितने दलितों को राष्ट्रीय संगठन में स्थान दिया है? वो पूछ रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हैदराबाद पे करेंगे या नहीं करेंगे, उस पर बोलिए ना गुरु प्रकाश। नहीं, आप बता रहे इंक्लूसिव पार्टी है। अरे इंक्लूसिव पार्टी नाम बदलेंगे, भाग्यनगर करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, उस पर बोलिए ना गुरु प्रकाश। अरे उसके अलावा भी मानक जी ऐसा है कि तेलंगाना में एम्स आया है 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, सैनिक स्कूल आया है। हम लोग गुड गवर्नेंस में, आप बाढ़ की जब स्थिति आई, कौन निकल के आया? ओके, एक तरफ अभय दुबे जो कोरोना जैसे महामारी में भी फ्रंट से लीड करते हैं। ओके, अभय दुबे, क्या राजनीतिक संदेश है? क्या तेलंगाना में भी इस बार, यानी अगले विधानसभा चुनाव में, बीजेपी एक सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच सकती है क्या अभय दुबे? और दक्षिण भारत में दूसरी सरकार बीजेपी की आ सकती है क्या? तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ियों में से एक होगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है।
ये 2019 का लोकसभा चुनाव था, उसी में ही संकेत मिल गए थे जब उसने 4 सीटें जीती थी। फिर मुख्यमंत्री के अपने प्रभाव क्षेत्र, अपने पारिवारिक प्रभाव क्षेत्र के बीच में से जो एक विधानसभा की सीट उपचुनाव के तौर पर भाजपा ने जीती, उससे उसके कार्यकर्ताओं का बड़ा उत्साहवर्धन हुआ, और जो उत्साहवर्धन इस नगर निगम के चुनाव में देखने को मिला। तो ये नगर निगम का चुनाव एक तरह का लिटमस टेस्ट था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि क्या हुआ यहाँ पर अपनी राजनीति के भविष्य को किस तरीके से स्थापित करेगी। तो उसको मेयर बनाए या ना बनाए, किया है कि वो तेलंगाना में अगर विधानसभा के चुनाव को जीत भी सकती है और मुख्य विपक्षी दल के रूप में भी उभर सकती है। लेकिन मैं केवल यहीं तक नहीं देखता, मैं ये देखता हूं कि दूसरा नंबर अब आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत जमकर काम कर रहा है आधार बनाने का भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कदम आंध्र प्रदेश में थे, लेकिन तेलंगाना के अलग हो जाने के बाद में अब जो आंध्र प्रदेश है उसमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नई तैयारियों के साथ इस बार उतरेगी और आंध्र प्रदेश में भी वो प्रमुख दावेदार बनेगी। ऐसा मुझे लगता है। अब जहां तक पूरे दक्षिण भारत का सवाल है, दक्षिण भारत का मर्म तमिलनाडु है। ये दक्षिण भारत के दूसरे प्रांतों को ये बात थोड़ी बुरी लग सकती है, लेकिन जो भी हो दक्षिण भारत का मर्म तमिलनाडु है। जब तक भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु की राजनीति में अपना कुछ दायरा नहीं बना सकती, तब तक पूरे दक्षिण भारत के ऊपर उसका प्रभाव होना मुश्किल है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि पूर्व की राजनीति में अगर आप बंगाल के ऊपर अपना दबदबा कायम नहीं करते तो आप भले ही असम जीत लें, भले ही आप त्रिपुरा जीत लें, भले ही आप मणिपुर जीत लें, लेकिन आप पूरे पूर्वी भारत के प्रमुख खिलाड़ी नहीं हो सकते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां है। उसके लिए चुनौती पश्चिम बंगाल है, उसके लिए चुनौती तमिलनाडु है। हाँ बिल्कुल। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, आपका क्या असेसमेंट है, जरा आपका एनालिसिस बताइए मुझे। जैसा अभय दुबे कह रहे हैं, जहां उन्होंने छोड़ा वहीं से शुरू कर रहा हूं। कोई तो वजह होगी कि बीजेपी और संघ, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद प्लस विकास जो इनका मॉडल है, ये सिर्फ अब हिंदी बेल्ट में नहीं रह गया है। नॉर्थ ईस्ट कहते थे बीजेपी नहीं जा पाएगी, नॉर्थ ईस्ट में देखिए कहां कहां पहुंच गई, और बंगाल कहते थे नहीं हो पाएगी, बंगाल में देखिए कहां पहुंच गई। साउथ इंडिया बोलते थे, कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना भी ऐसा लग रहा है बीजेपी के कब्जे में दिखाई दे रहा है काफी हद तक। क्या वजह है प्रोफेसर मिश्रा? शुरुआत ये कहना चाहूंगा कि अभी हैदराबाद की शुरुआत करता हूं। ये जो हैदराबाद के नतीजे हैं, ये साफ साफ इस बात की ओर इशारा करते हैं और इस बात को स्थापित करते हैं कि अब अलगाववाद की जो राजनीति थी, या अलगाववाद की जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, जो एक किसी विशेष धर्म जाति को लेकर राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको जनता ने आईना दिखा दिया है। और कहीं ना कहीं ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का एक बिलीफ स्थापित करता है, जो ट्रस्ट है जनता के बीच में कि हाँ, विकास की बात करते हैं, जैसा कि वो कहते हैं, वो सबके साथ की बात करते हैं और सबके विश्वास को भी लेकर चलते हैं। तो ये जो तथाकथित लोग वंदे मातरम बोलना उचित नहीं समझते, भारत माता की जय बोलना उचित नहीं समझते, हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख करना उचित नहीं समझते, ये उन लोगों को एक करारा जवाब है कि नहीं, आप राष्ट्रहित सर्वोपरि है, राष्ट्रहित से समझौता नहीं होगा। राष्ट्र होता है, आपकी अपनी दलगत मजबूरियां जो भी हों, लेकिन आप कोई ऐसा अलगाववादी स्टेटमेंट देकर अब शासन नहीं कर सकते, राजनीति नहीं कर सकते। आपको याद होगा हैदराबाद में अभी कुछ दिन पहले इसी एमआईएम पार्टी के लोगों ने के विधायक ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो हम नहीं, लेकिन विशाल मिश्रा, प्रोफेसर मिश्रा, लेकिन एआईएमआईएम का प्रदर्शन हैदराबाद में खराब नहीं हुआ है। उनकी सीटें तो देख लीजिए, पिछली बार से तुलना कर लीजिए, इस बार भी 43 सीटों पर आगे चल रहे हैं वो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन आप ये तो देखिए कि जहां जहां पर टीआरएस के कैंडिडेट लड़ रहे थे, वहां पर एमआईएम ने अपना कमजोर कैंडिडेट उतारा और मात्र 51 सीटों पर वो अपना लड़ रहे थे। जो 40 सीट का उनका अपना एरिया है प्रभुत्व वाला, जो है कहीं ना कहीं वो वहीं पर हावी है। भारतीय जनता पार्टी का आप ग्राफ से देखिए, 4 सीटों पर थी और आज भारतीय जनता पार्टी कहां पर खड़ी है। अभी जो मुख्यमंत्री के गढ़ में से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत लेकर आई। अभी हाल ही में उपचुनाव हुए थे, 57 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 52 सीट जीत कर लेकर आई। टोटल हुए थे गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कि भारतीय जनता पार्टी अनडाउटेडली जितनी भी पार्टियां हैं उससे बड़ा उसका राजनीतिक आधार है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनता जनार्दन का विश्वास जीतने में
जो है भारतीय जनता पार्टी तहसीन सफल हुई। पूनावाला भी यही तो और कह रहे थे, आपने हर जगह जाकर नफरत फैलाई, लोगों को बांटा, इसीलिए आप यानी अरे आपकी भाई विचारधारा साहब, वाली पार्टी बीजेपी लगातार जीत रही है। तहसीन जी के इस प्रश्न का उत्तर तहसीन जी से एक प्रश्न पूछ कर देता हूं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो 100 करोड़ के साथ क्या होगा, इस पर ये अपना रिप्लाई कर दे। और हैदराबाद का इतिहास कौन नहीं जानता है? अलगाववाद की राजनीति आज से नहीं, 1937 में जब जिन्ना ने कहा था इस्लाम इज इन डेंजर, जनरल इलेक्शन के बाद मुस्लिम आर नॉट सेफ इन द हैंड ऑफ हिंदूज। फिर उसके बाद क्या हुआ? रजाकार बने। वही रजाकार के जो रजवी थे जब 1957 में पाकिस्तान गए, तब वो अपनी MIM पार्टी का बागडोर किसके हाथ में सौंप कर गए थे? इन्हीं के ग्रैंडफादर, ओवैसी जी के ग्रैंडफादर को ही तो सौंप कर गए थे। क्या किया इन्होंने? उसके आगे AI जोड़ दिया। और रजाकार का स्टेटमेंट क्या था कि हम केवल और केवल मुस्लिम और मुस्लिम के शासन के लोगों के हितों की रक्षा के लिए काम करेंगे। अब मैं तहसीन पूनावाला जी को कहना चाहूंगा कि मोहम्मद हैदर की पुस्तक पढ़ लें, अक्टूबर को जो है अ मेमोयर ऑफ द स्ट्रगल ऑफ हैदराबाद, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जड़ें तो वही है ना अलगाववाद वाली। आप बताइए, आजादी के 13 महीने बाद 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद भारत में विलय हुआ था। आपको वो भी स्टेटमेंट याद होगा कि माउंटबेटन ने क्या कहा था? द 3 Aprils आर नॉट इन द बास्केट ऑफ द पटेल एंड दैट इज लेड बाय द हैदराबाद। तो जिसकी जड़ें, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मानसिकता देखिए। अगर सर्जिकल स्ट्राइक, मैं तो उत्तर दे रहा हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, अलगाववाद की राजनीति पर हुआ है, तुष्टीकरण की राजनीति पर हुआ है, एक विशेष धर्म को लेकर राजनीति करने पर हुआ है। मिल गया तहसीन पूनावाला आपको सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब। सर्जिकल स्ट्राइक वंशवाद पर हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक परिवारवाद पर हुआ है, और सर्जिकल स्ट्राइक इस निजामशाही ताकत पर हुआ है। हमसे सुनिए, मैं इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं। तहसीन पूनावाला, सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब। हाँ जी हाँ, मैं दे रहा हूँ। ये जो अलगाववाद की सोच है उस पर सर्जिकल स्ट्राइक है। ये जो अलगाववाद की सोच है, तहसीन जी आप मुझे उत्तर दे दीजिए। बोलिए तहसीन, बोलिए। हटा दी जाए 100 करोड़ को दिखा देंगे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपने यही तो किया 60-65 सालों में। आपने इस अलगाववाद की राजनीति को, तुष्टीकरण की राजनीति। ओके तहसीन, जवाब दे रहे हैं, बोलिए तहसीन, बोलिए। आपने हाँ दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, रुकिए ना। ओके रुकिए प्रोफेसर साहब, रुकिए। तहसीन जवाब दे रहे हैं, बोलिए तहसीन। 60 साल 65 साल कांग्रेस ने अलगाववाद को एनकरेज किया। इसके बावजूद ये मुल्क देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी में बना। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम बने, मुल्क के हिंदू भाई खतरे में आ गए और देश की इकोनॉमी पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद श्रिंक हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता, ये डिबेट नहीं है, लेकिन मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ। पास्ट की बहुत बातें हुई, उन्होंने ओवैसी साहब की बात की। ओवैसी साहब ने, ओवैसी कांग्रेस के अलायंस पार्टनर थे, उन्होंने बहुत गलत भाषण दिया। और ये मनमोहन सिंह का 56 इंच का छाती था कि अकबरुद्दीन ओवैसी को जेल में बिठाया। मैं न्यूज 24 की वेबसाइट चेक कर रहा था जब मैं नीचे देख रहा था, उसको जेल में बिठाया। इसके बाद ओवैसी का उसके भाई का, उसके बाद ओवैसी, अकबर ओवैसी का स्टेटमेंट है कि जहां पर भी कांग्रेस की हुकूमत है उसको भाषण देने की परमिशन नहीं मिलती। तो ओवैसी जहां पर बीजेपी की हुकूमत है, जैसे कर्नाटका वगैरह, तो भाषण देता है क्यों? ताकि पोलराइजेशन हो। बिहार में किसका फायदा हुआ? ओवैसी को इसलिए बीजेपी एनकरेज करती क्योंकि दोनों साइड नफरत फैलाना चाहते और देश को बांटना चाहते। अब आप सोचो, आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में कोई प्रोग्रेस नहीं ला सका, वो जाकर हैदराबाद में कहता है मैं IT इंडस्ट्री लाऊंगा। मतलब इससे ज्यादा हंसने वाली बात क्या है, जबकि हैदराबाद दुनिया का, विश्व का IT पार्क है। तो ये झूठ और नफरत फैला। मुख्यमंत्री को इनका स्टेटमेंट देखिए, जा सका, बोल सका। ये तो इनके संस्कार हैं कि जो बैठकर हमारे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को ये इस नाम से संबोधन को और ओवैसी को रिस्पेक्ट नहीं देता हूँ। सुन लीजिए विश्वास साहब, सुन लीजिए। मैं ओवैसी, सुन लीजिए। अब मैंने आपकी बात सुनी, आप बोल लीजिए फिर मैं बोलता हूँ। आपकी हो गई? नहीं, आपको मैं सौंप रहा हूँ। गलत हो गया आपका बोलना। देखिए तहसीन जी, गलत बात गलत होती है। मेरे भाई हमारे अच्छा सुन तो लीजिए प्रोफेसर मिश्रा, एक सेकंड रुकिए ना। तहसीन पूनावाला तो खुल के कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ना योगी आदित्यनाथ की इज्जत करते हैं ना ओवैसी की इज्जत करते हैं। बताइए भाई क्यों तहसीन? नहीं, उसको एक तो सुनिए, उसको योगी मैं कहता नहीं हूँ, ना मैं आदित्यनाथ की रिस्पेक्ट करता हूँ, ना ओवैसी की रिस्पेक्ट करता हूँ। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो नफरत फैलाते, जो इस मुल्क में जहर फैलाते, जो इस मुल्क में कट्टरपंथी फैलाते हैं, जो इस मुल्क में हिंदू मुसलमान को अलग करते हैं। मैं ऐसे कोई व्यक्ति का समर्थन नहीं करता जो अपने हिंदू तहसीन, लेकिन इन्हीं दोनों नेताओं की पार्टियां देख लीजिए इस चुनाव में, हैदराबाद के चुनाव में कितना बढ़िया प्रदर्शन कर रही हैं। AIMIM 43 सीट, बीजेपी 43 सीट।
और कांग्रेस दिखाऊं 2 सीट, 2। आप नफरत फैलाओगे, जीडीपी गिरेगी। आप जितनी नफरत फैलाओगे, जीडीपी गिरेगी। आप फैलाइए नफरत, जीडीपी गिरेगी, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होगी। आपको फैलाना है, फैलाइए। गुरु प्रकाश बोलिए। गुरु प्रकाश, आप चुनाव जीत रहे हैं लेकिन देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं आप। नहीं देखिए, अब तहसीन जी के अपने विचार हैं, वो स्वतंत्र अपने विचार रखने को, लेकिन मुझे लगता है कि आरबीआई के गवर्नर का उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा नहीं कि अगले तिहाई में पॉजिटिव हम लोग होने वाले हैं, और जो कॉन्ट्रैक्शन का रेट था वो भी काफी कम हुआ है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि करंट अफेयर्स में थोड़ा अपडेटेड रहना उचित रहता है। अब देखिए, आप कांग्रेस पार्टी जो जनाधारहीन हो गई है, नेतृत्वविहीन हो गई है, कल्पनाविहीन हो गई है, कृषि आंदोलन में लोगों को भ्रमित करके मुद्दे की तलाश कर रही है, आपको आत्ममंथन करना चाहिए। तहसीन भाई, आप इस आत्ममंथन की बोगी को लीड कर रहे हैं, तो जरा सीरियस आत्ममंथन करें। आपका नेतृत्व, आपका संगठन कैसे बढ़े, आप उसकी चिंता करिए। हम लोग भी आशा करते हैं कि मजबूत विपक्ष हो, सक्रिय विपक्ष हो, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। अभी जो हम देख पा रहे हैं न्यूज़ 24 के स्क्रीन पे, मात्र 2 सीटें। बताइए क्या दुर्भाग्य है। कहीं ना कहीं आप लोगों को आत्ममंथन करना होगा, इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, और इस वक्रपटुता से आगे बढ़ना होगा। जो बार बार उसी रेटोरिक पे आप ले आते हैं डिबेट को, इससे नुकसान आप लोगों का हो रहा है। कभी कभी रियल इश्यूज पे, अभय दुबे, बिहार में भी हर बात पे आप लोग धर्म, जाति। ठीक है अभय दुबे, थोड़ा जरा मेरे दर्शकों को अभय दुबे जरा ये समझाइए कि वजह क्या है कि बीजेपी का जो मॉडल है, उसकी आइडियोलॉजी प्लस नरेंद्र मोदी, अमित शाह प्लस योगी आदित्यनाथ, अग्रेसिव स्टेटमेंट्स जो अभी जिसका जिक्र तहसीन भी कर रहे थे, और चुनाव प्रचार, क्या ये सब मिलके ऐसा कॉकटेल बनता है क्या कि उसको अब दक्षिण भारत में भी स्वीकार्यता मिल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी जमाने में थी वही, दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो चीज परिवर्तन हुआ है वो क्या है? परिवर्तन ये हुआ है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा जैसे लोगों की मदद से पार्टी बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है, जो मुझे लगता है कि भारतीय पार्टी पॉलिटिक्स का जो इतिहास है उसमें एक अनूठा प्रोजेक्ट है। बहुत कम समय में आप देखिए, 2014 के बाद से अभी केवल 6-7 साल हुए हैं, और 7 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी का आकार कितना ज्यादा बढ़ गया है, उसका प्रसार कितना बड़ा है, विभिन्न क्षेत्रों में उसने अपने आप को फैलाया है। वो उत्तर पूर्व में चली गई है, इधर दक्षिण भारत में आ रही है, और उत्तर भारत और पश्चिम भारत की तो पार्टी वो पहले, मध्य भारत की पार्टी तो पहले से थी। तो ये जो पार्टी बिल्डिंग का एक उन्होंने अनूठा काम किया है, इसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। हम लोग शुरू में मजाक उड़ाते थे कि भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि मिस्ड कॉल कर दो तो तुम आप सदस्य बन जाएंगे, तो उसमें जाहिर है कुछ ना कुछ फर्जी व्यवस्था हुई होगी। लेकिन अगर आप उतने पिलफरेज को, उतने लीकेज को अगर आप निकाल दें, एक एरर समझ के निकाल दें, तो भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी बिल्डिंग, पार्टी निर्माण के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। ये एक बहुत बड़ी ताकत है। इसकी वजह से भाजपा को उन क्षेत्रों में भी सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है जिन क्षेत्रों में पहले उसका पैर रख पाना भी मुश्किल था। तो इस बात की तरफ सब लोगों का ध्यान नहीं गया है, अब सबका ध्यान इधर जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अबे तुम्हें एक कमेंट और चाह रहा हूं आपसे, जैसा तहसीन कह रहे थे हमारा कांग्रेस का सारा वोट बीजेपी ले गई, लेकिन ये जो आंकड़े हैदराबाद निकाय चुनाव के जो कहानी बयां कर रहे हैं, उससे क्या संदेश यही है क्या कि AIMIM उसका अपना अलग वोट बैंक है, कट्टर वोट है, उसी तरह बीजेपी को जो सीट मिल रही है उसमें सर्जिकल स्ट्राइक और नाम बदल देंगे, उसका भी अपना एक कट्टर वोट है? यानी अब बीच की विचारधारा की जगह नहीं रह गई क्या? देखिए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं उनको कट्टर हिंदुत्ववादी मानना उचित नहीं है। अगर आप ऐसा मानेंगे तो आप समझ लीजिए भारत का भविष्य रसातल में चला गया। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे लोग वोट देते हैं जो उसे नेशनल गवर्नेंस की एक नेचुरल पार्टी, राष्ट्रीय सुशासन की एक स्वाभाविक पार्टी के रूप में देखना चाहते हैं। क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं है भाजपा का उनके सामने, कांग्रेस है नहीं। कांग्रेस तो लगातार गिरावट हो रही है। मैं तहसीन की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हैदराबाद में जो कांग्रेस का जनाधार है वो भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया है। आप देखिए, दिल्ली में जो जनाधार था कांग्रेस का वो आम आदमी पार्टी के पास चला गया, तो आम आदमी पार्टी का उभार हो गया। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में मोटे तौर पर भाजपा को वही वोट मिलते हैं जो किसी जमाने में कांग्रेस को मिला करते थे। तो कांग्रेस कई जगहों पर, देश में कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को प्रतिस्थापित किया है। बिल्कुल। और वो एक नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द एक नेशनल कंसेंसस, एक राष्ट्रीय सहमति, हमें पसंद आए या न पसंद आए,
भाजपा के आलोचकों को पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन ये एक हकीकत है। पिछले 6 साल में नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द एक राष्ट्रीय सहमति बन गई है। इस सहमति में बहुत सारे बुद्धिजीवी भी शामिल हैं। यानी जो लोग भाजपा को समर्थन देते हैं वो सब भाजपा के हाथों बिके हुए नहीं है। अच्छा। नहीं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, नहीं वो कट्टरपंथी हिंदूवादी हैं, नहीं वो मुसलमान विरोधी हैं। ठीक है, ठीक है, मैं ब्रेक ले रहा हूं एक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले तहसीन, आपके भाई शहजाद पूनावाला, उन्होंने अभी अभी ट्विटर पे मुझे टैग करके संदेश दिया है कि मेरे भाई आपके साथ बैठे हैं, उनको जरा बता दीजिए टीवी पर कि अपीजमेंट और परिवारवाद पर राष्ट्रवाद का सर्जिकल स्ट्राइक हो गया है। आपका जवाब इस ब्रेक के बाद। राष्ट्र की बात जारी है। तो आज राष्ट्र की बात में हम सवाल यह पूछ रहे हैं, क्या ओवैसी के गढ़ में अमित शाह ने सेंध लगा दी है? क्या दक्षिण भारत में भी अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा या फिर बीजेपी का जादू चलने वाला है? ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था तहसीन, आपके भाई शहजाद पूनावाला ट्विटर पर मुझे टैग करके लिख रहे हैं कि भाई को बता दीजिए सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है, परिवारवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है, और परिवारवाद के अलावा अपीजमेंट पर, तुष्टीकरण पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है राष्ट्रवाद की। जवाब दीजिए। दुख की बात यही है कि अमित शाह, जिनके बेटे बिना किसी क्वालिफिकेशन के आईपीएल में और बीसीसीआई में, उसको परिवारवाद मेरे भाई नहीं दिखते, बट बहरहाल वो डिबेट नहीं है। अमित शाह जी अपनी देशवासियों पे, पॉलिटिकल पार्टी पे पॉलिटिकल स्ट्राइक करते हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री होते हुए इतने बड़े फेलियर थे कि चाइना देश में घुसपैठ कर रहा है लद्दाख में। इसकी 18 रिपोर्टें और 19 सैटेलाइट इमेजेस आई, उस पर वे सो रहे थे। आज कोरोना के खिलाफ लड़ना है, ये जवाब है आपका। मंत्रालय का एक कर्तव्य है कि हमें तहसीन, ये जवाब दे रहे हैं आप, और इस पर वे काम करते हैं। सीरियसली आपने अपने भाई को, जिन्होंने आपको ओपन एक ट्विटर पे मेरे जरिए संदेश दिया है, आपका ये जवाब है? वो कह रहे हैं आप सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे, राष्ट्रवाद का सर्जिकल स्ट्राइक हो गया तुष्टीकरण पर, परिवारवाद पर, ये जवाब है आपका? और परिवारवाद में जय शाह तो देश के सबसे अच्छे ऑलराउंडर है, मतलब उनसे अच्छा बॉलर और बैट्समैन तो है नहीं, इसलिए वो बीसीसीआई में बैठे, क्योंकि वो जय शाह अमित शाह के बेटे नहीं है, तो वो परिवारवाद है। तहसीन, लेकिन जनता जो जनादेश दे रही है उस सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं शहजाद पूनावाला। जनता ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, राष्ट्रवाद की सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, और आपके आंकड़े, आपकी कहानी खुद कह रहे हैं। नहीं, जो मैंने आपको बताया शुरुआत में, जो अभय दुबे जी भी कह रहे, कांग्रेस का वोट बीजेपी को गया है, वो एक राष्ट्रीय वोट है, जो एक नेशनल वोट, एक नेशनल ऑल्टरनेटिव चाहिए था, वो वोट बीजेपी को शिफ्ट हो रहा है। फर्क इतना है कि कांग्रेस के पास देने के लिए प्यार और देश को प्रगति थे, और बीजेपी के पास देने के लिए सिर्फ नफरत और झूठ है। बोलिए गुरु प्रकाश। गुरु प्रकाश, नहीं, ये देखिए मानव भाई, ये बहुत ही ओवर सिंप्लीफिकेशन कर देना है, बहुत सरलीकरण कर देना है। कांग्रेस का वोट बीजेपी को चला गया। अरे भाई, जिस पार्टी के पास, जिस संगठन के पास विजन होगा, एक्शन होगा, स्ट्रेटजी होगी, लीडरशिप होगा, तो जनता का उसकी तरफ झुकाव होना स्वाभाविक है। ये कितना सरलीकरण कर देते हैं मेरे मित्र जब कहते हैं कांग्रेस का वोट भाजपा के पास चला गया। अरे कुछ श्रेय भाजपा को भी तो दीजिए आप लोग। दुख इस बात का है कि ये लोग श्रेय नहीं देते हैं, लेकिन कहीं से भी कंसोल करने के लिए कुछ कुछ आर्गुमेंट निकाल के लाते हैं। मानव भाई, सिलेक्टिवली मेरे मित्र तहसीन बता रहे थे, मैं आपको बताता हूं कि हमारे नेतृत्व ने हैदराबाद में क्या क्या बातें की हैं। उन्होंने रिपोर्ट कार्ड मांगा। 2016 के टीआरएस के मैनिफेस्टो में उन्होंने क्या क्या प्रॉमिस किया था टीआरएस के लोगों ने? 1 लाख डबल बेडरूम फ्लैट बना देंगे, मूसी रिवर प्रोजेक्ट बना देंगे, निकासी के लिए जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ देंगे। निकल के तो आए नहीं टीआरएस वाले बाहर। 100 दिन मांगा था, 100 दिन मांगा था टीआरएस और एमआईएम के लोगों ने कि भाई 100 दिन में हम लोग शहर का कायाकल्प कर देंगे। 5 साल निकल गए भाई साहब। टेक सिटी। अच्छा गुरु प्रकाश, देखिए ना, गुरु प्रकाश सुनिए, एक काम करिए ना गुरु प्रकाश, देखिए जो एनालिस्ट यहां पर बैठे हैं ना, वो तो आपके इस मॉडल का, जिस पर आप चुनाव जीतते हैं, बड़े आराम से उसका विश्लेषण कर देंगे। मैं चाहता हूं आप इसका विश्लेषण बड़ी ईमानदारी से करिएगा। आप ईमानदारी से मुझे बताइए और ये मानिए, क्या आपके इस चुनाव जीतने वाले पॉलिटिकल मॉडल में राष्ट्रवाद नहीं है, हिंदुत्व नहीं है, कट्टर बयानबाजी नहीं है, योगी जी को उतारना जिनकी छवि कट्टर हिंदू नेता की है वो नहीं है, प्लस विकास भी है, कोई मना नहीं कर रहा इससे, लेकिन ये तो मानिए कि आप में जो छोंक लगाते हैं आप इस मॉडल में अपना सारी चीजों का, ये काम करता है, मानिए ना, खुल के मानिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये तो मैं राजनीतिक विश्लेषकों के लिए छोड़ूंगा, कुछ तो काम उनके लिए भी होना चाहिए ना। सब कुछ हम लोग कर देंगे तो वो लोग क्या करेंगे? हम लोगों का एक ही नारा है, डेवलपमेंट और डिग्निटी, अंत्योदय। एक शब्द में अगर मैं बयान करूं, अंत्योदय। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं हमारा लक्ष्य अंत्योदय, पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति हमारे केंद्र में वही है।
जब भी हम कोई नीति बनाते हैं, जब भी कोई काम करते हैं, तो हमारे केंद्र में वही पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति होता है, और इसीलिए हम चुनाव जीतते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपको ये समझना चाहिए ना, बार बार आप लोग सिलेक्टिवली कोट करते हैं। अगर हमारे नेता 100 बात करते हैं, उन 100 बात में से 5 बातें निकाल देते हैं जिससे आपको ट्रैक्शन मिलेगा, टीआरपी मिलेगा, और जो 95 बात वो इश्यूज से करते हैं, आप उसको नहीं उठाते हैं। समस्या ऐसी बात की है ना। अब वो काम राजनीतिक विश्लेषण, आप तो ऐसा लग रहा है तहसीन को चिढ़ा रहे हैं गुरु प्रकाश, मुझे ऐसा लग रहा है गुरु प्रकाश आप अपनी इन बातों से तहसीन को चिढ़ा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं तहसीन को और सारी विरोधी पार्टियों को कि आप करते रहिए एनालिसिस, आप कहते रहिए, और आप मुझे भी चिढ़ा रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं इसके लिए। आप कह रहे हैं कि आप एनालिसिस करते रहिए, हम चुनाव जीतते रहेंगे, आप हम पर आरोप लगाते रहिए कट्टरवाद का, लेकिन हम चुनाव जीतते रहेंगे। तहसीन बात भी सही है। मैटर क्या करता है तहसीन? मैटर यही करता है ना कि जनता का कितना समर्थन आपको मिलता है। तहसीन मानक भाई एक लाइन बताता हूं, नेशन फर्स्ट पार्टी से अगर उनकी बात होगी यही परिभाषित कर देता है। अगर उनकी बात हो गई, हाँ बोलिए तहसीन। लंबी और खोखी होती, काम की बात संक्षेप में और छोटी और प्रिसाइज होती है। अगर उनकी एनालिसिस हो गई तो ये भी बता दे कि मध्य प्रदेश में चुनाव जीता था, अरुणाचल में जीता था, गोवा में जीता था, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो गए। ये इस देश का एक सरप्राइज फैक्टर है कि महाराष्ट्र में 6 में से 5 सीट बीजेपी हार गई। जिस सीट पे उनके कैंडिडेट थे इस पे डिबेट नहीं होता है। हैदराबाद में उनको कांग्रेस का वोट मिल गया, उस पर डिबेट होता है। तो जिन स्टेटों में बीजेपी हारती, अमित शाह जी किस तरह से सरकार बनाते हम जानते, और उसको चाणक्य नीति कहा जाता है। तो इस देश के एक बेसिक स्पेस से जा रहा है, लेकिन ये भी बदलेगा। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अरे आप ये 5-7 साल से कह रहे हैं, ये बदलेगा। 5-7 साल से यही कह रहे हैं आप। कब बदलेगा? बदलेगा। कांग्रेस की किस्मत कब पलटेगी? कब बदलेगी कांग्रेस की किस्मत? बात सुन लीजिए। बात कांग्रेस की किस्मत का नहीं है। बात है कि इस नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कांग्रेस पर सवाल, क्योंकि जब कांग्रेस की किस्मत बदलेगी तभी तो बीजेपी की भी बदलेगी। विकल्प तो कांग्रेस ही है ना नेशनल लेवल पे, और कोई तो है नहीं। विकल्प कांग्रेस हो ये जरूरी नहीं है। विकल्प लोकतंत्र में आ जाएगा, लेकिन देश आज जागरूक हो रहा है कि हर वो चीज जो नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था 2014 के पहले, हर उस चीज से वो झूठे साबित हुए। जिन्होंने उनको कहा कि आप झूठ कह रहे हो, उनको देशद्रोही कहा। कल तक तो मुसलमानों को देशद्रोही कहते, आज तो हमारे सिख भाइयों को खालिस्तानी कह गया। अभी एडिटर गिल ने कहा कि ये नहीं कहना चाहिए। तो ये जो लोग हैं जो नफरत फैलाते, नफरत ज्यादा दिन नहीं टिकती, ये खत्म हो रहा है। और अब ये दिख रहा है, ये खत्म होने का वक्त शुरू हो गया है। इनका एंड वक्त अब शुरू हो चुका है। अरे ये आप 5 साल से कह रहे हैं, आप 5 साल से यही हो रहा है। अबे दुबे, ये तहसीन पूनावाला और जो विपक्षी दल बार बार कहते हैं कि बस बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया, होने वाला है, अब काउंटडाउन चालू हो गया है, ऐसा लग रहा है कि ये सच्चाई जो दीवार पर सामने लिखी हुई है उसे देखने को तैयार नहीं। अबे दुबे, मनमोहन सिंह के उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व था, जिसमें नरेंद्र मोदी शामिल नहीं थे। उसका रवैया ये था कि वो करके बैठा हुआ था, ये सोचते ही सरकार गलतियां करती तो हमें मौका मिले। कांग्रेस सरकार ने उसके ऊपर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे, सही अगर इल्जाम लगे तो इसके खिलाफ एक माहौल बनाओ, भारतीय जनता पार्टी आ गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा कांग्रेस के मुकाबले अधिक सक्षम पार्टी है, उसका नेतृत्व अधिक सक्षम है। आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, टेलीफोन के जरिए कोशिश करते हैं आपकी आवाज अगर आ जाए तो। लगता है अबे दुबे की आवाज नहीं आ रही। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, बताइए जरा, ये बीजेपी का जो ऐसा लग रहा है प्रभाव बढ़ रहा है, तहसीन पूनावाला कह रहे हैं इसका चुनाव जीतने का यह मतलब नहीं है कि देश का भला हो रहा है। प्रोफेसर मिश्रा जवाब दीजिए। मानक जी, अभी तहसीन जी कह रहे थे कि जनता जागरूक हो रही है। मैं इसका उत्तर इन्हें 2 लाइन में कहना चाहूंगा। बिल्कुल सही आपने कहा, जनता जागरूक हो रही है। मुझको इल्जाम देने से क्या फायदा, अपने घोषणा पत्र के वादों से खुद पूछ लो। खुद ही वादा किया था और खुद ही आपने पूरा नहीं किया, तो जनता तो जागरूक हो ही गई। जनता ने आपको 60-65 सालों में देख लिया कि आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। अभी आप ये कह रहे हैं कि हमारा वोट शिफ्ट हो गया। अरे वोट नहीं शिफ्ट होता है मान्यवर, वोट कोई जेब में रखी हुई चीज नहीं है कि वो आप शिफ्ट कर दें। वो जनता का अपना माइंड होता है, उसका अपना विवेक होता है, और जनता इतनी जागरूक है, इसीलिए लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है। अभी उत्तर प्रदेश में मानक जी उपचुनाव थे, इनकी पार्टी का कोई आदमी बड़ा नेता प्रचार करने नहीं गया। अभी हैदराबाद का जो ये इलेक्शन चल रहा था जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे थे कि
गृह मंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, इतना छोटा चुनाव है। देखिए भाई साहब, पहले तो आपको ये समझना होगा, चुनाव होता है। अब हाँ, आप उस फ्यूडल माइंड सेटअप से आते हैं कि ठीक है, हमारा अपना परिवारवाद है, हमारा अपना वंशवाद है, देख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है। तो ये चलता है, होता है कि राजनीति अब खत्म हो गई। आपने बिल्कुल सही कहा, जनता जागरूक हो गई है। यस, इट इज अ फैक्ट, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, इट इज अ नीड ऑफ आवर 21st सेंचुरी है। ये 1947 का भारत नहीं है जो आजाद हुआ था, नेशनल स्टेज में था। आज जनता जागरूक हो गई है और भारत एक अगले पायदान पर खड़ा है, 21वीं शताब्दी में विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर है। तो जो भारत विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर है, जो कि हम प्राचीन भारत में हुआ करते थे। ओके, एक सेकंड प्रोफेसर मिश्रा, एक सेकंड रुकिएगा। मेरे पास अपडेट भी आ रहा है हैदराबाद के स्थानीय निकाय के चुनाव से, जहां 150 में से 99 सीटों के नतीजे आ चुके हैं और इन 99 सीटों में से 41 पर ऐसा लग रहा है टीआरएस आगे है, जीत चुकी है। नतीजे जो आए हैं उनके मुताबिक 99 में से 41 टीआरएस ने जीत ली हैं और बीजेपी 22 पर है और एआईएमआईएम को 33 सीटें मिल रही, यानी बीजेपी की बढ़त कम हुई है, 22 सीटों पर आ गई है बीजेपी अब। हालांकि अभी भी सारी सीटों की गिनती नहीं हुई है, इसीलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने जा रही है, यह लगभग अब तय हो चुका है। दूसरे और तीसरे नंबर के लिए एआईएमआईएम और बीजेपी में मुकाबला जारी है। तो राष्ट्र की बात में आज बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, तहसीन पूनावाला, गुरु प्रकाश, अभय दुबे, प्रोफेसर मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।